नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका थर्मल स्ट्रेसेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपका क्या आज आज का हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सेकंड क्लास और टॉपिक है आपका थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल थर्मल स्ट्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। देखिए, थर्मल स्ट्रेसेस आपका बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब देखिए, थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी बॉडी पर अगर आपका टोटल किसी भी बॉडी पर अगर आपका टोटल नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड on the x cross section of a component। देखो, दो तरीके के होते हैं। आप किसी भी अगर आपको टोटल नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे होता है किसी भी कंपोनेंट के, तो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस। मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस प्लस जो सेकंड होता है वो आपका होता है थर्मल स्ट्रेस। ये दो तरीके के स्ट्रेस आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे खुद पढ़ सकते हैं, लग सकते हैं। अब आप अब आप देखिए यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है वो क्यों होता है? जो आपका मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस आपका की बात करें तो ये होता है आपका ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन पर लोड लगता है, ये तब होता है। ठीक है, और ये आपका किस तरीके से हो सकता है? आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है, शेयर हो सकता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इसकी अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका होता है थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो आपका ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब आप देखिए, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर है अगर, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के हो सकता है थर्मल स्ट्रेस। आपके बेसिकली दो ही तरह के होते हैं। शेयर स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस नहीं होता है। तो आपके जो थर्मल स्ट्रेस होता है ना, वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका टेंसाइल और दूसरा आपका होता है कंप्रेसिव। और दूसरा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो अगली अब जो आपका होता है वहाँ पर अगले में हम देखेंगे
कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन में थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उसके लिए आएगा कंडीशन फॉर थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, देखो इसके लिए बेसिकली आपकी दो कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो पहला कि आपका जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं हो तो थर्मल स्ट्रेस कैसे जनरेट हो जाएगा, तो वेरिएशन होना चाहिए। तो पहला आपका स्टेटमेंट हो गया देयर शुड बी टेम्परेचर वेरिएशन, देयर शुड बी टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, और सेकंड जो था वो आपका हुआ यहाँ पर, सेकंड थिंग आपका हुआ थर्मल डिफ्लेक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब किसी भी अगर आपको स्ट्रेस जनरेट करना है तो आपको जो थर्मल डिफ्लेक्शन उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरीके से उसको एक्सटर्नल फोर्स से रोकना पड़ेगा, तभी इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। आइदर इसमें आप आइदर कंप्लीटली और पार्शली, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। देखो ये दो कंडीशन हुई थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, दोनों कंडीशन होंगी तभी थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी है आपके, अगर मान लो पहली कंडीशन तो आपकी मस्ट है, सेकंड कंडीशन अगर नहीं होती है, अगर आपका रिस्ट्रिक्टेड और आइदर कंप्लीट और पार्शियल आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो फ्रीली एक्सपैंड होगा, उस केस में थर्मल स्ट्रेस जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेड हम मेन लाइन लिख लेते हैं, यहाँ पर एक नोट बना के लिख लेते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस आपका जीरो होगा कब, जब ओनली फर्स्ट कंडीशन इज अप्लाई। आपकी ये पहली कंडीशन अगर अप्लाई होगी तो आपका क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस जीरो होगा। ठीक है, आपको पहली के साथ दूसरी कंडीशन भी होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन ओनली फर्स्ट कंडीशन इज satisfied, when only first condition is, क्या बोला मैंने, सेटिस्फाइड। अगर आपकी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर आपका देयर शुड बी अगर टेम्परेचर वेरिएशन है बट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बाहर फ्रीली एक्सपैंड होगी, फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। और स्ट्रेस का होता ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि थर्मल स्ट्रेस केस वन, यहाँ पर आपके दो केस होंगे, एक तो फ्री एक्सपेंशन होगा, एक आपका तीन केसेस बनेंगे बेसिकली, एक फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे, एक कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, एक पार्शली रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। तो पहला केस हम देखेंगे यहाँ पर, केस वन, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, बार है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इसका टेम्परेचर राइज करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो हमने क्या किया, एक सॉलिड स्लैब ली। ठीक है, ये एक आपकी स्लैब है जिसका यंग मॉडुलस ई है, अल्फ़ा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डेल्टी क्या है, टेम्परेचर राइज। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक्सपेंशन के बाद, एक्सपेंशन के बाद ये कुछ इस तरीके का हुआ।
ठीक है। एक्सपेंशन के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो आप देख रहे हो हर एक डायरेक्शन क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है ड्यू टू टेम्परेचर राइज। तो अब हम यहाँ से देखो जो जो चीज़ें हमें पता चलती हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पता चलती है वो ये देखो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या था, ओरिजिनल लेंथ बोलूँगा मैं इसको एल नॉट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, फाइनल लेंथ एल एफ। ठीक है, इसी तरीके से बी होगा, इसी तरीके से टी होगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर चेंज इन लेंथ निकालें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एल एफ माइनस एल नॉट, जो कि होगा थर्मल डिफ्लेक्शन अलोंग, अगर मैं इसको क्या मानूं, एक्स एक्सिस। ये वाली आज साइड आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसको मैं एक्स एक्सिस में थर्मल डिफ्लेक्शन मानूंगा, जो कि होती है अल्फ़ा टी एल। ठीक है, बेसिकली जो आपका ड्यू टू इलोंगेशन ड्यू टू थर्मल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दैट डायमेंशन के। मतलब डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर और एक्स डायरेक्शन की डायमेंशन, अगर मैं उसे कैपिटल एक्स मानूँ तो। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन की मानूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जेड डायरेक्शन मानूँ तो चेंज इन टेम्परेचर जेड। ये आपके क्या है, डायमेंशंस हैं, जैसे लेंथ हो गई, यहाँ मैं लिखता विड्थ, यहाँ लिखता मैं थिकनेस। ठीक है, अब इस इक्वल टू के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि इसी तरीके का दिखता है, जिसको हम अभी, ये प्रोपोर्शनल का साइन भी इस तरीके का होता है, और अगर हम इसको कर देंगे तो ये आपका अल्फ़ा हो गया क्या, थर्मल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट शॉर्ट में सी ओ डब्ल्यू एफ आई, कोफिशिएंट। दरअसल इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका ये, यानी कि आपको पता चल चुका होगा यहाँ पर कि आपका जो, अगर हम बात करें किसकी, इसकी थर्मल डिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस इज़ ग्रेटर देन थर्मल डिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस इज़ ग्रेटर देन थर्मल डिफ्लेक्शन इन जेड एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेंथ इज़ ग्रेटर देन विड्थ इज़ ग्रेटर देन थिकनेस। ठीक है, इसी वजह से आपके देखो, अगर मैं मान के चलता हूँ कि थिकनेस क्या है आपका, जेड डायरेक्शन की है, सॉरी पीछे हमने थिकनेस को वाई डायरेक्शन की ले रखा था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टी मानूँ तो यहाँ मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, बी, क्योंकि आपका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उस दैट डायमेंशन। मतलब अगर लेंथ बड़ी है तो थर्मल एक्सपेंशन काउंट उसमें चेंज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्यूब की बात करूँ, अगर मैं इसी तरीके से आपका क्यूब की बात करूँ तो फॉर क्यूब, ठीक है, फॉर क्यूब मैं ये लिख सकता हूँ, थर्मल डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू थर्मल डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू थर्मल डिफ्लेक्शन इन जेड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा टी ए। क्योंकि यहाँ पर क्या, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन सब में डायमेंशन क्या होगी, ए। तो इसीलिए आपका क्या होता है, थर्मल डिफ्लेक्शन इन ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वल क्यूब के केस में। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला। सेकंड, अभी तो हमने डिफ्लेक्शन करती है, अगर हम मान लो स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन का। तो थर्मल स्ट्रेन में एक्स डायरेक्शन में निकालता हूँ, तो थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल एल बाई एल। एक्स डायरेक्शन में क्या है, अल्फ़ा टी एल अपॉन ये डेल टी होता है, चेंज होता है एल, एल से एल कट के तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू डेल टी।
यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, थर्मल स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस नहीं, सॉरी, स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन की बात चल रही है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लो। यहाँ पर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, थर्मल स्ट्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, ठीक है। अगर वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है तो मैं एक इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, थर्मल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, थर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है, विच इज आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग, तो हम इसको नोट्स करके एक एक पॉइंट समझते हैं और लिखते हैं। जो हमने पीछे अब तक पढ़ा उनको नोट्स में मेन पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन इन 3 म्यूचुअल डायरेक्शंस आर इक्वल एंड लाइक इन नेचर, ठीक है। लाइक इन नेचर क्यों, क्योंकि एक टाइम पे तो टेम्परेचर राइज हो रहा होगा या फॉल हो रहा होगा, इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन नहीं लिखना, डिफॉर्मेशन अलग अलग होता है, स्ट्रेन इन 3 म्यूचुअल डायरेक्शंस are equal and like in nature। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अगला मैं बोलूँगा आपको, थर्मल स्ट्रेन्स आर टेंसाइल इन नेचर वन टेम्परेचर राइज, मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो चीज़ एक्सपैंड होगी और टेम्परेचर घटाओगे तो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, थर्मल strain are tensile in nature when temperature rise occurs and vice versa। मतलब अगर टेम्परेचर फॉल होगा तो इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर लिख दो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद अब अगले पॉइंट की बात करें तो थर्मल स्ट्रेन आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, नहीं बताया मैंने, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं, सॉरी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, थर्मल स्ट्रेन आर independent of dimensions of the member, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं यहाँ पर, इसी केस में, अभी हमने केस बदला नहीं है, अगर हम इसी केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन स्ट्रेन, यानी एक्स वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा टी, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल फ्री एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेन के केस में। इसके बाद अगला पॉइंट है कि स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस in y direction, stress in z direction is equal to 0, that is equal to rx is equal to ry is equal to rz is 0।
ये आपके रिएक्शंस है, रिएक्शंस इन दैट डायरेक्शन, मतलब अगर आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हो, ठीक है, मान लो रिस्ट्रिक्ट किया तो आपने यहाँ से क्या होगी, एक रिएक्शन लगेगी आर एक्स, ठीक है, इस पे, तो ये आपकी रिएक्शन होती है जो अपोज करते हैं। यहाँ पे तीनों रिएक्शन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जीरो है तो कोई रिएक्शन नहीं है, अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो आप समझ सकते हैं, अगर आप पे कोई भी रिएक्शन नहीं है तो ये आपका जीरो होंगे, तीनों तीनों जीरो होंगे तो आपका स्ट्रेन जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले केस की, अगले केस पे जाने से पहले हम एक बार स्ट्रेन और लोडिंग कंडीशन का एक छोटा सा टेबल बना करके एक डायरेक्शन के लिए निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, इसको टेबल की तरह दिखाएंगे। यहाँ पर क्या आपका स्ट्रेन, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, लोडिंग कंडीशन, ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर एक कंडीशन की बात करी जाएगी तो ये आपका देखो एक बार है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें थर्मल स्ट्रेस है ना, टेम्परेचर राइज किया इसका, ठीक। तो आपको कैसे निकालना है वो कैलकुलेट करके किस तरीके से कैलकुलेट आप कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक। और ये इसकी एक्सेस है, आप इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, हीट होगा एक्सपैंड, एक्सपैंड वाली डायमेंशन बना दी मैंने इसकी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर क्या किया, राइज किया, ऐसा इसलिए हुआ, ठीक। अब हम आ गए हैं यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन कितना होगा, थर्मल स्ट्रेन यहाँ पर होगा क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है तो प्लस का अल्फ़ा टी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में भी सेम होगा क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है अल्फ़ा टी। जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में भी आपका सेम होगा। इसके बाद अब हम आते हैं, अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मान लो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई तो आप स्ट्रेन कैसे निकालोगे, बोथ साइड से रिस्ट्रिक्शन लगी हों अगर, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, आर ए और ये आर बी। तो इसके बाद देखो जब इसमें ये तो है टू टू टेम्परेचर, ये क्या है, एक्सटर्नल जो रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ये आपका एक्सपैंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो इसका डाया इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, वो होगा आपका माइनस अल्फ़ा टी। अच्छा, माइनस अल्फ़ा टी क्यों होगा, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये किस केस में बता रहा हूँ, अगर आपको इस केस में किसी डायरेक्शन में निकालने को कहा जाए, ये केस बना रहा हूँ मैं, तो इसको मैंने दो पार्टों में तोड़ा है। इस केस में अगर टेम्परेचर डेल टी राइज करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या हो, मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, डिफॉर्म स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन निकालना है। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, एक केस में क्या हुआ जब इसमें इसको हटा के सीधे सिंपल एक्सपेंशन करवाया, दूसरा क्या था इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा के करवाया, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल की अगर हम बात करें तो वाई लेटरल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन का फार्मूला होता है आपका म्यू माइनस म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर क्या है माइनस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस अल्फ़ा टी, तो यहाँ पर क्या हो गया म्यू अल्फ़ा टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा,
ठीक है। अगर अब वाई डायरेक्शन इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में निकालें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस केस में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालेंगे थर्मल प्लस लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या होगा डेल एल बाई एल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टी दैट इज़ जीरो। सेकंड केस, मैं थर्ड केस नहीं निकालूंगा, सेकंड और थर्ड सेम होंगे। अगर मैं निकालूँ क्या वाई डायरेक्शन में, थर्मल इन वाई डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल, वो भी आपका वाई डायरेक्शन और डेट इज़, अब यहाँ पर करूँगा तो क्या होगा, ये होगा आपका अल्फ़ा टी प्लस हो जाएगा म्यू अल्फ़ा टी, दैट इज़ यहाँ हो जाएगा 1 प्लस म्यू अल्फ़ा टी। और इसको मैं अगर लिखूँ डाया तो मैं लिख सकता हूँ डेल डी बाई डी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस म्यू अल्फ़ा टी, ठीक है, इनटू डी। ये आपका डिफ्लेक्शन आ गया इन डी डायरेक्शन, मतलब अगर वाई डायरेक्शन डाया के डायरेक्शन में बात की जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, दोनों को तोड़ करके उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अगले केस की अगर हम बात करें, अगला जो आपका केस है वो आपका है केस सेकंड। थर्मल स्ट्रेस में केस सेकंड आपका क्या है, केस सेकंड आपका है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन करवा रखा है, ठीक है। इसको आप जो मैंने पीछे करवाया था वो बेसिकली वो वही केस था, ठीक है। तो आप देखते हैं एक आपकी बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन में कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है और इसका थर्मल डेल टी राइज करवाया, ठीक है। इसके डाया की बात करें तो छोटा डी है, ठीक, और रिएक्शंस आएंगी इस पर, तो ये आ गई आपकी आर ए रिएक्शन और ये आ गई आपकी आर बी रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, सबसे पहला केस अगर हम करें तो हॉरिजॉन्टल ऑफ एच इज इक्वल टू ज़ीरो की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ मैं लिख सकता हूँ आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, फिगर में ये प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, विच इज़ रिज्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्रिज्मेटिक बार is ridged held between two support, rigidly held between two supports, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो इस आर रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। रिएक्शंस निकालने के लिए अगर हम करें तो आप देखिए इस डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन कितनी है, इस डायरेक्शन जीरो, तो हम उस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आप देखिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी,
टोटल डिफ्रैक्शन in x direction is equal to axial प्लस थर्मल। ये टोटल है, यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल डिफ्लेक्शन है ये। ठीक है, तो टोटल अब इसकी वजह से एक्सेल की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस आर, ठीक है, माइनस आर एल अपॉन ए ई प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा टी एल इज़ इक्वल टू, अब ये क्यों टोटल हमें पता है 0 है। ठीक है, इसकी लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी अल्फ़ा टी ई ए। ये आपकी रिएक्शंस आ गई। ठीक है, यहाँ पर आपके रिएक्शन रही, रिएक्शंस आने के बाद सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या निकालना है, थर्मल स्ट्रेस निकालना है। थर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो फिर यहाँ पर आपका अब आपका निकालना है यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस, वो भी आप इजीली निकाल लेंगे। थर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो आपका क्या होगा, स्ट्रेस आपका होता है लोड अपॉन एरिया यानी पी बाई ए। ठीक, यहाँ पर आपको पी क्या है, माइनस आर अपॉन ए। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फ़ा टी ई ए बाई ए से ए कट गया, तो यानी कि इस केस में आपका क्या हुआ, थर्मल स्ट्रेस जो आया वो आया अल्फ़ा टी ई, और माइनस का क्यों आया, माइनस का इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, इसलिए आपका ये माइनस का है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। इसी तरीके से अब जनरली ये बात करें तो क्या चीज़ बन के आती है, अगर हम जनरल इक्वेशन को देखें तो देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो आपका थर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, वो प्लस माइनस अल्फ़ा टी होता है। ठीक, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो माइनस ऑफ थर्मल स्ट्रेन के इक्वल होता है। ठीक, तीसरी चीज़ निकल के आती है, जो आपका थर्मल स्ट्रेस होता है ना, वो आपका होता है ई टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अल्फ़ा टी ई। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अप्लाई कहाँ कहाँ पर होगा, ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होंगी वो आपको देखना है। देखो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, बेसिकली ये आपकी क्या है यहाँ पर कंडीशंस। कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए। सेकंड कंडीशन सेम मटेरियल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उस ही केस में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पर हैं। नोट्स देखिए, ये याद रखने वाली चीज़ें ये यहाँ से जो निकल के आई हैं। ठीक है, तो नोट्स की बात अगर हम देखें, पहला, व्हेन टेम्परेचर राइज सिग्मा टी एच इन थर्मल स्ट्रेन इज टेंसाइल इन नेचर और अगर आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें विच इज़ कंप्रेसिव इन नेचर, compressive in nature, and thermal stress is compressive in nature। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ दूसरी चीज़ में, when
temperature fall, thermal strain is compressive in nature, or longitudinal strain is tensile in nature, and thermal strain is tensile in nature। और आखिरी और फाइनल पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आएगा जो आपका थर्मल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फंक्शन है किसके, अल्फ़ा टी ई, ठीक है, दैट इज सिग्मा टी एच इज इंडिपेंडेंट, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द मेंबर। मेंबर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ अल्फ़ा टी और ई पे डिपेंड करता है, ये जो हम अभी देख चुके हैं फॉर्मूले में भी, ठीक है। इसके बाद आपका केस थर्ड बनता है, केस थर्ड। जैसा कि हम केस थर्ड में आपको पहले बता चुका हूँ 3 केस थे, तो तीसरा केस जो मैंने बताया वो है अगर आपका पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड हो, पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन। अब देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, पर ये बहुत रिजिडली नहीं है, ये आपका यील्ड है इस साइड, एक साइड से, इस साइड से आपका ये रिजिड है। इस साइड से बात करूँ ना तो इस साइड से इसमें यील्डिंग हो सकती है, परमिशिबली सम यील्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपका क्या है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, रिजिड सपोर्ट। इसका डाय आपका डी है, मटेरियल ई है, डेल टी राइज है, एल लेंथ है, ठीक। सबसे पहली बात हमें एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, क्या, हमने सपोज किया लैम्डा क्या है आपका, चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, मतलब यील्डिंग इतनी परमिसिबल यील्ड है, ये इतनी यील्ड हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसको आप बोलते हैं स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, गैप बिटवीन द रेल्स, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, एक्सपेंशन परमिटिंग बाय फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ठीक है। अब आप इससे ये तो आपको पता ही होगा कि अगर लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो उस केस में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, फॉर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। अब इसका डिफ्लेक्शन निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, डेल एल इस केस में क्या होगा, टोटल लिख सकता हूँ, डेल एक्स एल प्लस डेल टी एच इज इक्वल टू टोटल लैम्डा होगा इस बार, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फिर से आर एल अपॉन ए ई होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्लस अल्फ़ा टी एल होगा, यहाँ इस बार लैम्डा होगा। इस सबको सॉल्व करेंगे तो जो थर्मल स्ट्रेस निकल के आएगा, थर्मल स्ट्रेस, वो थर्मल स्ट्रेस आएगा अल्फ़ा टी एल माइनस लैम्डा अपॉन में एल ब्रैकेट में ई, ठीक है। ये आपका टी है, कहीं प्लस समझ लो इसे, तो ये आपका हो गया
ठीक है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर कंप्रेसिव इन नेचर। आप खुद ही देख सकते हो, मान लो अगर आप इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करते हो, ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो, लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो सिग्मा टी एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टी ई, विच इज़ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड के लिए है, फॉर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। ये आपका कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, दो चीज़ों में एप्लीकेबल है ये। एक तो पहला है आपका प्रिज्मेटिक बार होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज़ सेम मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका केस थर्ड। एक छोटा सा फार्मूले की तरह याद रखेंगे हम उसे, एक छोटी सी चीज़ है। लेट अस सपोज एक टेपर बार को अगर हम थर्मल स्ट्रेस पे लाते हैं तो क्या होता है, ये आपकी एक टेपर बार है, ठीक है। ये आपका है आर ए, आर बी। देखो अगर हम इस टेपर बार की बात करें, इसका यहाँ का डाया की बात करूँ मैं, तो वो है आपका D1, और यहाँ के डाया की बात करूँ तो वो है D2। देखो अगर आपको इसमें थर्मल, सबसे पहले तो R निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इस केस में आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर होता है, वो इस केस में होता है पाई D1 D2 ई अल्फ़ा टी बाय 4। अल्फ़ा टी ई ए होता है, एक जगह पाई D1 D2 लगा दिया। याद करने का तरीका, डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर 4, दोनों डी अलग अलग हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। फार्मूला वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। एक तो आपका इससे ये निकल के आता है। एक चीज़ और आपको ये याद रखनी है इसी में, वो ये है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन में मिनिमम स्ट्रेस का रेशो क्या हुआ इस केस में। एक आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, इसके ऊपर भी मैक्सिमम अपॉन में मिनिमम, इसका रेशो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन में सिग्मा 1, दैट इज इक्वल टू D1/D2 का होल स्क्वायर, यानी कि D लार्जर अपॉन में D स्मॉलर। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आपका बार के साथ स्प्रिंग लगा हो तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला देख लीजिए। अगर आपका अगला कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक बार है, इसमें यहाँ पर एक बार के आगे इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। स्प्रिंग का स्टिफनेस के है, लेंथ एल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, मान लो इसका टेम्परेचर राइज किया हमने, कितना, डेल टी टेम्परेचर राइज किया, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो अगर हम ड्राइव करते हैं अल्फ़ा टी ई, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड केसेस में आता है। तो आप 1 प्लस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, के ऑफ बार अपॉन में के ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा टी ई अपॉन में 1 प्लस के ऑफ बार क्या होता है,
AE/L अपॉन में K, स्प्रिंग का क्या आपको गिवन होगा। तो ये आपका थर्मल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन करने का मन हो तो इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा ये, आप देख लेना। देखो यहाँ पर ना क्या होता है, पर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी, जो लैम्डा होगी ना वो आपकी स्प्रिंग के ऊपर आएगी, जो कि क्या होगा स्प्रिंग पे जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना, स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, थर्मल स्ट्रेस जो जनरेट होगा इनटू एरिया अपॉन में के इंटू लैम, के एक्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स था ना, के एक्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स के इक्वल रखा है, यहाँ से लैम्डा है। लैम्डा के आने के बाद पीछे जो हमने पढ़ा था थर्मल पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का फॉर्मूला, ये वाला अल्फ़ा टी एल माइनस लैम्डा अपॉन एल, यहाँ ई, इस वाले को यहाँ पुट करेंगे तो आपको इस तरीके का डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा जो कि आपका क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन लगाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पर जो लगेगा वो आपको मैं आपको समझाऊँ तो सिग्मा टी एच इज इक्वल टू यहाँ पर होगा आर एस इंटू ए। तो आर एस जो रिएक्शन होगी वो क्या आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी फोर्स आ जाएगा, आपका फोर्स निकलाएगा यहाँ से कितना, आर एस आ जाएगा कितना, सिग्मा टी एच इंटू ए, जो कि इक्वल होगा किसके, स्प्रिंग फोर्स के, जो कि के लैम्डा के इक्वल होगा। वहाँ से आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्या होगा, आर एस बाई के, फोर्स पर यूनिट स्टिफनेस, वहाँ से आपका आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ आपका थर्मल स्ट्रेस जो वाला पार्ट है वो हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। आपको जो भी नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। आपको अगर कंटेंट बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।